हेलो दोस्तों, मैं पुलकित खरे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। एक नए टेस्ट के साथ में मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूं। तो चलिए फिर नए टेस्ट की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी को अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। पहला प्रश्न है 1857 का विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेरठ। 1857 के विद्रोह का जो प्रारंभ हुआ था वो हुआ था मेरठ शहर से, और इसका जो समय है वो है 10 मई 1857। आपको समय याद रखना है, 10 मई 1857। मेरठ शहर से 10 कर लीजिए यहाँ पर। 10 मई 1857 को मेरठ शहर से विद्रोह का प्रारंभ किया गया था। ठीक है, और 1857 के विद्रोह को भारत की प्रथम स्वतंत्रता की लड़ाई या प्रथम क्रांति भी माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कैनिंग। जब भारत में 1857 की क्रांति हुई उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। अब एक बात यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, मतलब हम गवर्नर जनरल बोलेंगे उनको। लॉर्ड कैनिंग को ही भारत का अंतिम गवर्नर जनरल भी माना जाता है और उन्हें ही भारत का प्रथम वायसराय भी माना जाता है, क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद में जो ब्रिटेन की संसद थी उसने कंपनी के सारे अधिकारों को समाप्त कर दिया। उसने भारत के शासन को सीधे तौर पर अपने कब्जे में कर लिया और उसने गवर्नर जनरल के पद को समाप्त करके वायसराय का पद गठित किया और लॉर्ड कैनिंग को ही पहला वायसराय बनाया गया। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो उसका उत्तर भी लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। और यदि आपसे पूछा जाता है कि भारत के प्रथम वायसराय किसको बनाया गया या भारत के प्रथम वायसराय कौन थे, तो उसका उत्तर भी लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तात्या टोपे। तात्या टोपे के द्वारा कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुंवर सिंह। बिहार में कुंवर सिंह के द्वारा नेतृत्व का विद्रोह जो है वो नेतृत्व किया गया था या विद्रोह किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मंगल पांडे। मंगल पांडे जो कि जात से ब्राह्मण थे, उन्हें चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग करने से प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि जब उन कारतूसों का प्रयोग किया जाता था तो प्रयोग करने के पहले उनको दांतों से उसको खोला जाता था, ढक्कन उसका खोला जाता था। तो इसकी वजह से हिंदू और मुसलमानों की धार्मिक भावनाएं आहत होती थीं और इसी कारण से मंगल पांडे ने विद्रोह भी किया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? तो यहाँ पर सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो भी मुंबई शहर में हुई थी और पहली बैठक का आयोजन भी मुंबई शहर में किया गया था। तो पहली बैठक का जो समय है वो है 28 दिसंबर 1885। समय याद रखिए आप लोग, 28 दिसंबर 1885 को ही कांग्रेस की स्थापना हुई थी और इसका पहला अधिवेशन भी 28 दिसंबर 1885 को ही प्रारंभ हुआ था। पहले बैठक में जिन्होंने अध्यक्षता की थी उनका नाम है व्योमेश चंद्र बनर्जी। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो पहले अध्यक्ष के रूप में नाम आता है व्योमेश चंद्र बनर्जी का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल के दौरान ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी और लॉर्ड डफरिन का जो समय है वो है 1884 से लेके 88 तक। 1884 से लेके 1888 तक इनका समय माना जाता है और इन्हीं के कार्यकाल के बीच में 85 में 1885 में कांग्रेस की स्थापना की गई थी, यानी इन्हीं के कार्यकाल के बीच में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है
इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिनको आमतौर पर एओ ह्यूम के नाम से जाना जाता है। वे ब्रिटिश कालीन भारत में सिविल सेवा के अधिकारी थे और एक राजनीतिक सुधारक थे। उन्हीं के द्वारा कांग्रेस की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बनाए गए थे और उनके जो कार्यकाल का समय रहा है वो रहा है 1892 से लेके 1895। आपको समय याद रखना है, 1892 से लेके 1895 तक वे हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, 1905 बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के द्वारा ही बंगाल का विभाजन किया गया था। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई एग्जामों में पूछा जा चुका है, तो आप लोगों को ध्यान भी रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट था? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बनाया गया था। उनके द्वारा अंजुमने इस्लाम नामक एक संस्था भी बनाई गई थी, अंजुमने इस्लाम नामक, और ये संस्था बनाई थी उन्होंने मुसलमानों में शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए। तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा वे थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। डब्ल्यू.सी. बनर्जी के द्वारा सबसे पहले चुनाव लड़ाया गया था हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए, लेकिन वे जीत ना सके। उन्होंने 2 बार कोशिश की, लेकिन दोनों बार उन्हें सफलता नहीं मिली। तो ये भी बात आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल की स्थापना की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1905। गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1905 में भारत सेवक मंडल की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है 14वें नंबर का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एनी बेसेंट। 1917 में कलकत्ता शहर में कांग्रेस के 32वें अधिवेशन का आयोजन हुआ और इसी 32वें अधिवेशन में एनी बेसेंट को प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया, ठीक है ना। लेकिन एनी बेसेंट जो थी वो भारतीय महिला नहीं थी। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो उसका उत्तर हो जाएगा सरोजनी नायडू। अगर भारतीय पूछा जाता है तो उसका उत्तर हो जाएगा सरोजनी नायडू। लेकिन अगर केवल प्रश्न ये पूछा जाएगा कि भारत की पहली अध्यक्ष कौन थी कांग्रेस की, तो उसका उत्तर हो जाएगा एनी बेसेंट। भारतीय पूछा जाएगा तो सरोजनी नायडू हो जाएगा, और केवल पहली महिला अध्यक्ष पूछा जाएगा तो उसका उत्तर हो जाएगा एनी बेसेंट। दोनों अलग अलग बातें हैं, आप लोगों को ध्यान रखना है ताकि आप लोगों से गलतियां ना हो। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरदयाल। हरदयाल गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता थे। गदर पार्टी की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी सरदार सोहन सिंह भाकना के द्वारा। नाम याद रखिए, सरदार सोहन सिंह भाकना के द्वारा गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूंगा, यह किसने कहा? ये नारा आप लोगों ने जरूर सुना होगा, आप लोगों को इसका उत्तर भी पता होगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, बाल गंगाधर तिलक। ये बाल गंगाधर तिलक का एक महत्वपूर्ण नारा था। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण नारा है। कई बार कई एग्जामों में इसको पूछा गया है, ध्यान से आप लोगों को इसको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स को किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1909। मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स या मार्ले मिंटो सुधार भी इसको कहा जाता है, ये प्रस्तुत किया गया था 1909 में।
आमतौर पे इसको कहा जाता है भारतीय परिषद अधिनियम 1909, लेकिन इसमें सुधार हुए थे। मार्ले मिंटो के द्वारा इसमें कई सारे सुधार किए गए थे, इसलिए इस रिफॉर्म्स को, इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जो महत्वपूर्ण बात थी वो ये थी कि मुस्लिमों के लिए अलग से प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई। कुछ ऐसे निर्वाचन क्षेत्र बनाए गए जिन क्षेत्रों से केवल मुसलमान ही चुनाव लड़ सकते थे, अन्य कोई व्यक्ति वहां से चुनाव नहीं लड़ सकता था। यानी मुस्लिमों के लिए अलग से प्रतिनिधित्व क्षेत्रों का उपबंध किया गया, ठीक है ना। इसीलिए लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक भी माना जाता है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे माना जाता है, तो उसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड मिंटो, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई? तो अब आपको इसका उत्तर जरूर मिल गया होगा, अभी हम थोड़ी देर पहले इसके बारे में बता चुके हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1909 का मार्ले मिंटो सुधार। इसके बारे में जो भी बातें थी वो हम आपको समझा चुके हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक को गर्म दल के जो आंदोलनकारी थे उन सभी का प्रेरणा स्रोत, उन सभी का पिता माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी, उस समय उसके उद्देश्यों में कौन सी बात शामिल नहीं थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। जब 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी, उस समय उसके मन में भारत के विभाजन की कोई बात नहीं थी। वह मुस्लिमों के लिए अलग राष्ट्र नहीं चाहता था। आगे चल के उसके नेताओं के मन में ये बात आई और वो चाहते थे कि मुस्लिमों के लिए एक अलग राष्ट्र बनाया जाए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केसरी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न है, शेर ए पंजाब या पंजाब केसरी किसका उपनाम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय को शेर ए पंजाब या पंजाब केसरी के उपनाम से जाना जाता है। लाला लाजपत राय अपने समय के बहुत ही महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानी माने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 23वां प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग के समय में वर्ष 1911 में जॉर्ज पंचम के द्वारा भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने का फैसला लिया गया और इसके बाद में 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाया गया। तो अगर आपसे पूछा जाता है कभी प्रश्न कि दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया, तो उसका उत्तर हो जाएगा 1 अप्रैल 1912। ठीक है, याद रखिए, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, लंदन में 13 मार्च को सर माइकल ओ डायर को गोली से मारा गया। किसने उनको गोली से मारा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उधम सिंह। उधम सिंह के द्वारा उनको गोली से मारा गया था और उन्होंने इनको इसलिए गोली से मारा था क्योंकि इन्हीं के समय में जलियांवाला नरसंहार हुआ था। तो इसी नरसंहार का बदला लेने के लिए उन्होंने उनको गोली से मार दिया था। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 1907। 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हो गया था। नरम दल और गरम दल के जो नेता थे उनके बीच में कई सारे मतभेद हो गए थे और इसी वजह से 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो गया था, प्रथम विभाजन हो गया था। लेकिन 1916 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था लखनऊ में,
उसमें फिर दोनों दलों में आपसी सहमति बन गई और दोनों का आपस में विलय भी हो गया। यानी 1907 में विभाजन हुआ था, लेकिन 1916 में फिर से इनके बीच में सहमति बन गई और विभाजन अलग खत्म हो गया और दोनों आपस में मिल गए। तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा ही महाराष्ट्र में गणपति उत्सव का प्रारंभ किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसका सही उत्तर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित, यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया है, कोई बात नहीं है। निम्नलिखित में किसका योगदान अमरूल लीग, यहां पर भी इसको सही करना है। यहां पर हम सही कहेंगे होम रूल लीग। थोड़ा प्रश्न में सुधार कर लेते हैं, होम रूल लीग, ठीक है ना। निम्नलिखित में किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? यानी होम रूल लीग की स्थापना में जिनका कोई काम नहीं था, जिन्होंने उसकी स्थापना में कोई योगदान नहीं दिया था, उसका नाम हमें यहाँ पर बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टी.एस. आलकाट। टी.एस. आलकाट इसका सही उत्तर होगा। एनी बेसेंट के द्वारा ही सबसे पहले होम रूल चलाने का प्रस्ताव रखा गया था और उसके बाद में 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने बेलगांव के सम्मेलन में होम रूल लीग की स्थापना की घोषणा की थी। तो आपको याद रखना है कि 1916 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की घोषणा की गई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा, यानी बी.डी. सावरकर के द्वारा स्थापना की गई थी। तो याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? इन तीन में से कोई एक व्यक्ति ऐसा रहा है जो कभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष रहा है, हमें उनका नाम बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय 1920 में, समय याद रखिए, 1920 में कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा गया था और उस समय ये बंद थे वर्मा की मांडले जेल में। जब उन्होंने गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी उस समय ये वर्मा की जेल में बंद थे। ये बात भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहां प्रयुक्त की? यानी सबसे पहले उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन कहां चालू किया था, ये हमें बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंपारण। चंपारण से ही सबसे पहले सत्याग्रह का प्रारंभ महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिए आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भगत सिंह। भगत सिंह के द्वारा उनको गोली मारी गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद। हैदराबाद के जो निजाम थे वो भारत संघ में शामिल नहीं होना चाहते थे। सरदार पटेल के द्वारा उनको मनाने की बहुत सारी कोशिशें की गई, लेकिन वो नहीं माने। अंततः सरदार पटेल को सैनिक कार्यवाही के द्वारा हैदराबाद को भारत में मिलाना पड़ा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? बहुत ही महत्वपूर्ण नारा है, आप लोग समझ गए होंगे किसका नारा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस का ये अपने समय का बहुत ही महत्वपूर्ण नारा रहा है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, देश बंधु की उपाधि संबंधित है?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास को देश बंधु कहा जाता है। चित्तरंजन दास अपने जमाने के बहुत ही गुणी व्यक्ति थे, पेशे से वो वकील थे और उनके द्वारा कई स्वतंत्रता सेनानियों का केस भी लड़ा गया। तो ये बात भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1942 में। 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस की बैठक हुई थी और उस बैठक में ही भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया गया। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 38वें नंबर का, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया। कौन से सन में उन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया था, ये हमें बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1943। 1943 में सिंगापुर के टाउन हॉल से उन्होंने सभी सैनिकों को संबोधित करते हुए दिल्ली चलो का नारा दिया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमृतसर। अमृतसर में ही जलियांवाला बाग था। वहीं पर सभी स्वतंत्रता संग्राम के जो सेनानी थे उनके द्वारा एक आम सभा का आयोजन किया जा रहा था और उसी में जनरल डायर के द्वारा गोलियां चलाने का आदेश दिया गया और उस नरसंहार में बहुत सारे लोगों की जान चली गई। और ये जो नरसंहार हुआ था ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। समय आप लोगों को याद रखना है, 13 अप्रैल 1919 का समय था। 13 अप्रैल 1919 का समय था। ये बात भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1930। नमक सत्याग्रह की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी अहमदाबाद के पास में जो गांधी जी का आश्रम था, साबरमती आश्रम, वहां से उन्होंने उस यात्रा का प्रारंभ किया था और इस यात्रा को खत्म किया गया दांडी गांव तक। दांडी गांव तक ये यात्रा पूरी संपन्न की गई और इसमें जो समय लगा वो लगा 24 दिन का। टोटल 24 दिन का समय लगा इस पूरी यात्रा में और दांडी गांव तक इस यात्रा को किया गया, इसलिए इसको दांडी यात्रा के नाम से भी जाना जाता है। और ये संबंधित है नमक से संबंधित है। नमक के एकाधिकार के खिलाफ ये आंदोलन था, गांधी जी के द्वारा चालू किया गया था और 24 दिनों में इसको पूरा किया गया, यानी 24 दिन की पूरी यात्रा थी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। दिल्ली पैक्ट, नेहरू जो दिल्ली पैक्ट है इसमें गांधी जी के द्वारा भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी देने का जो ऑर्डर था उस पर उन्होंने सहमति जता दी थी। इनका बहुत ज़्यादा विरोध भी किया गया। नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा इसकी कड़ी आलोचना की गई। उस आलोचना के बाद भी उन्होंने इस समझौते को पूरा किया, इस समझौते पर साइन किए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल यानी कि गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन को स्वतंत्रता के बाद में भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है। और इसके बाद में सी राजगोपालाचारी को गवर्नर जनरल बनाया गया जो कि भारतीय थे। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत के भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे या ऐसा पूछा जाएगा कि स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो उसका उत्तर हो जाएगा राजगोपालाचारी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रामप्रसाद बिस्मिल। रामप्रसाद बिस्मिल के द्वारा ही ये योजना बनाई गई थी, वही इसके प्रमुख नायक थे। इसके अलावा और भी कई लोग इसमें शामिल थे, जैसे राजेंद्र लाहिड़ी,
अशफाक उल्ला खां, चंद्रशेखर आज़ाद, रोशन सिंह, ये सभी इसके सदस्य थे। इन सभी के द्वारा इस ट्रेन की जो डकैती थी इसको अंजाम दिया गया। लेकिन जो प्रमुख नायक में नाम आता है वो आता है राम प्रसाद बिस्मिल का। तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा, यानी महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था, ये हमें बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा ही सबसे पहले महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कह के संबोधित किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है क्रिप्स मिशन 1942 के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण। ठीक है ना। जो क्रिप्स मिशन आया था वो आया था द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की सहायता प्राप्त करने के लिए। द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की सहायता प्राप्त करने के लिए ये मिशन आया था, लेकिन भारत में इसका भारी विरोध हुआ। किसी भी वर्ग को ये संतुष्ट करने में सफल नहीं हो पाया और इसका भारी विरोध किया गया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। अगला प्रश्न है 47वें नंबर का, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इकबाल। ये गीत इकबाल के द्वारा गाया गया था और इसको जो लिखा गया था इकबाल के द्वारा वो लिखा गया था 1905 में। 1905 में इसको इकबाल के द्वारा लिखा गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, रॉलेट एक्ट को उन्होंने काला कानून बताया था। और इस कानून के तहत किसी भी स्वतंत्रता सेनानी पर बिना मुकदमा किए, बिना किसी कारण के किसी को भी जेल में बंद किया जा सकता था। किसी भी स्वतंत्रता सेनानी को पुलिस के द्वारा पकड़कर जेल में बंद किया जा सकता था बिना किसी पूर्व सूचना के, बिना कोर्ट के आदेश की किसी को भी बंद किया जा सकता था। इसीलिए महात्मा गांधी जी ने इस कानून को काला कानून नाम दिया था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया या भारत की खोज। तो ये पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये पुस्तक लिखी गई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अंतिम प्रश्न है आपके सामने, 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इलाहाबाद। इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। तो आज हमने 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया है। इसी तरह से लगातार आपको प्रश्न मिलते रहेंगे महत्वपूर्ण। तो आप लोग चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।